हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं का है। इसमें आपको अध्याय या पाठ 11 बताएंगे। पाठ 11 क्या है? बल तथा दाब। जो बल तथा दाब है, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हम बताएंगे। और बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो 8th ग्रेड पुस्तिका मिली है, इस पुस्तिका से ही आपको पेपरों में प्रश्न उत्तर अधिकतर आएंगे। और इस पुस्तिका में जो हटा दिया गया सिलेबस, उसके अध्याय नहीं दिए हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम पाठ 11 बल और दाब पढ़ते हैं। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? जो काटने तथा सुराख करने वाले जो औजार होते हैं, उनके किनारे सदैव तीक्ष्ण यानी कि नुकीले क्यों होते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर आप अपनी विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 138 से खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। बच्चों, इसका उत्तर हमने बताया, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है? क्षेत्रफल कम हो जाता है, किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसान हो जाता है। इसलिए उनके किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं। इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए व सूत्र विज्ञान लिखिए। सूत्र विज्ञान लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 137 से खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, दाब की परिभाषा क्या है वह देख लेते हैं। दाब की परिभाषा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब की परिभाषा क्या हो गई? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और उसका सूत्र क्या हो गया? दाब का सूत्र होता है बल भागित क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है? बल भागित क्षेत्रफल। इस प्रकार बच्चों, आपका जो प्रश्न क्रमांक 2 था, इसका उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? बल लगाते हैं हम किसी वस्तु पे, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसका हमें आंसर उत्तर में बताना है। तो बच्चों, इसका उत्तर आप विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 134 से उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखो हम इसका उत्तर क्या बताएं। उत्तर में बताएं, बल लगाने पर किसी वस्तु में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं देखते हैं। सबसे पहला परिवर्तन, विराम से गति अवस्था। जो विराम यानी कोई वस्तु स्थिर होती है, उसमें क्या आ जाती है? यदि हम बल लगाते हैं तो उसमें गति अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। चाल में परिवर्तन, दूसरा क्या है परिवर्तन? चाल में परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन क्या है? दिशा में परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन क्या है? दिशा में परिवर्तन हो जाता है। और चौथा परिवर्तन है आकृति में परिवर्तन। तो ये क्या हो गए? बल लगाने पर किसी वस्तु में निम्नलिखित जो परिवर्तन हुए थे वो परिवर्तन बताए। जैसे पहला क्या बताया था हमने? विराम से गति अवस्था में। तो किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है कौन? बल। दूसरा बताया आपको चाल में परिवर्तन, गतिशील वस्तु को चाल में परिवर्तित कर सकता है। फिर तीसरा बताया दिशा में परिवर्तन। तो दिशा में परिवर्तन करते कोई भी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है कौन? बल। फिर चौथा बताया आकृति में परिवर्तन। तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन कौन कर सकता है? बल। बल के द्वारा हम किसी भी आकृति को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है? जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे के मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है,
गैसें जिस बर्तन या पात्र में रखी जाती हैं, गैसें जिस बर्तन या पात्र में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। जैसे हम किसी गैस को किसी बर्तन या पात्र में रखते हैं तो गैस क्या करती है, दीवारों पर क्या डालती है, दाब डालती है। यदि हम गुब्बारे के मुंह को बंद नहीं करेंगे तो गुब्बारे में हवा रुकेगी नहीं और गुब्बारा फूलेगा नहीं। इस कारण गुब्बारे के मुंह बंद करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है लघुत्तरी प्रश्न है। निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपघर्षण और अभिघर्षण में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे जो एक सारणी बनी हुई है उस सारणी में स्थिति का वर्ण दिया है, सरल क्रमांक दिया है, यहाँ दिया है कार्य, धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, झुकाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना, ऊपर उठाना। फिर अगले इसमें दिया है कार्य को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण में और अभिकर्षण में। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे जो आपका क्रमांक 1 दिया है स्थिति का वर्ण, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो मेज पर रखी पुस्तक है उसको गतिशील बनाना है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको धक्का देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो इसमें कार्य को व्यक्त करने कौन सा कर रहा है, अपकर्षण कर रहा है या अभिकर्षण कर रहा है, तो इसका कार्य जो होगा अपकर्षण का होगा। दरवाजे को खोलना या बंद करना, ये भी क्या होता है, हम दरवाजे खोलते हैं तो धक्का दे के खोलेंगे और बंद भी करेंगे तो धक्का, तो इसमें जो आपका कार्य आएगा वो धक्का देना और ये क्या कहलाएगा, अपकर्षण। इसके बाद कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, धक्का देना तो हो नहीं सकता, चयन करना भी नहीं हो सकता, खींचना होगा। क्या होगा, खींचना, और ये क्या कहलाएगी, अभिकर्षण। कार्य को व्यक्त कर सकते हैं काय में, अभिकर्षण में। इसके बाद चौथा देखिए, चौथा कह रहा है फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक देना, तो उसको क्या कहते हैं, ठोकर मारना। उसको क्या कहेंगे हम, ठोकर मारना। ये क्या कहलाता है, अपकर्षण। किसी मेज की दराज को खोलना, किसी मेज की दराज को खोलना तो ये कहलाता है खींचना, इसे कहेंगे अभिकर्षण। इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 था। सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए, तो आपको हमने करके बताया। आप अपनी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में है इन्हें देख के लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। देखिए बच्चों इसका उत्तर क्या है, एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर पेंदे के पास चारों दीवारों में 4 छेद कीजिए। समान ऊंचाई तक अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, तो दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हम फिर से रिपीट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रश्नों को समझ लेते हैं। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर पेंदे के पास, एक खाली प्लास्टिक की बोतल ले लेंगे और उसके पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कर देंगे। हमने 4 छेद कीजिए कहा उसने। फिर समान दूरी तक अब बोतल को पानी से भरने पर समान ऊंचाई तक अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, जो दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 7। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए बच्चों हमने लिख दी वायुमंडलीय दाब। तो यदि आपको इसका उत्तर ढूंढना है तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 140 में इसका उत्तर दिया हुआ है, आप खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। इसका उत्तर देखिए बच्चों, वायुमंडलीय दाब हमारे चारों ओर वायु है, हमारे चारों ओर क्या है, वायु। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जो हमारे चारों ओर का वातावरण है वो क्या और उस वातावरण में क्या है, वायु है।
वायु के इस आवरण को हम क्या कह सकते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। जो वायुमंडलीय वायु है पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसका उदाहरण पेड़ों के हिलते पत्ते। इसका उदाहरण क्या आ जाएगा? पेड़ों के हिलते पत्ते। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है देखते हैं हम। कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? आपने कुली देखे हो, रेलवे स्टेशन बस स्टेशन में होते हैं। तो ये कुली क्या करते हैं? जब बोझ यानी वज़न उठाते समय सिर पर क्या करते हैं? कपड़े को गोल लपेट के रख लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं यहाँ पे पूछा गया है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। वो क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। जो बोझ है के संपर्क क्षेत्रफल है, जो बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? वो बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला जो दाब है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसके बाद का प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 देखने से पहले बच्चों आपको यदि हमारे ये प्रश्नों के उत्तर समझ आ रहे हैं या हमारे द्वारा जो वीडियो बना के यहाँ डाला गया है ये आपको समझ आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है? असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो सबसे पहले बच्चों असंपर्क बल क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, असंपर्क बल कहलाता है। असंपर्क यानी कि संपर्क में नहीं आना, एक बिना संपर्क में आए जो बल उत्पन्न होता है उसे असंपर्क बल कहते हैं। अब देखो हमने यहाँ क्या बताया? ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना, ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण के लिए चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर, चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े। देखो चुंबक और लोहे के टुकड़े, यदि हम चुंबक को लोहे के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो लोहे का टुकड़ा उसके पास आ जाएगा बिना संपर्क के। इसके बाद दूसरा नंबर दिया स्थिर वैद्युत बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। उदाहरण सूखे बालों पर कंघी, यदि हम सूखे बालों पर कंघी रगड़ते हैं उसके बाद हम किसी भी कचरे के पास, ऐसे हल्का कचरे के पास ले जाएंगे या कागज़ के पास ले जाएंगे तो वो उससे चिपक जाएंगी। रगड़ने के बाद कागज़ के टुकड़ों का उस पर चिपकना। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल को सभी जानते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं पेड़ से फल का धरती पे गिरना। जैसे हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाना चाहिए, जबकि वो कहाँ आती है? नीचे आती है। नीचे क्यों आती हैं? क्योंकि उन वस्तुओं पे क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक जो 9 था उसके जो असंपर्क बल किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये आपका इसका उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न 10 का लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 10, उसका नंबर 1 दिया है। प्रश्न 10 है निम्नलिखित को समझाइए, उसका नंबर 1 दिया द्रवों द्वारा लगाया गया बल। तो नंबर 1 में क्या बताया? द्रवों द्वारा लगाया गया बल। तो इसका उत्तर भी आप पृष्ठ क्रमांक 138 में खोज सकते हैं और
लिख सकते हैं। तो उत्तर देखिए बच्चों, द्रव द्वारा लगाया गया दाब, द्रव द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली के अंतिम सिरे पर रबड़ या गुब्बारा तानकर या खींचकर बांधने एवं उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे बंधे रबड़ के आयतन में बदलाव होता है, जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। फिर से एक बार इसके उत्तर को रिपीट करते रहे बच्चों। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली के अंतिम सिरे पर रबड़ तानकर या खींचकर बांधने एवं उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे बंधे रबड़ के आयतन में बदलाव होता है, बदलाव होता है जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 का पहला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न का उत्तर बताया। इसके बाद प्रश्न इसका दूसरा देखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसका पहला ही प्रश्न दिया हुआ था। तो बच्चों आपका यहाँ पे जो अध्याय कौन सा था, अध्याय 11 बल और दाब समाप्त होता है। इसके बाद बच्चों आपका अगला अध्याय आएगा, अध्याय 12 घर्षण। उसके बारे में आपको हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों।